हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 15 से लेके 21 जनवरी 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें एसएसबी की, तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। ध्यान रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि दलजीत सिंह चौधरी हैं जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, ये बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। अब एसएसबी की अगर हम बात करें यानी कि सशस्त्र सीमा बल की, तो आदर्श वाक्य है इसका सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, यानी कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व जो है वो इसका यहाँ पर आदर्श वाक्य है। मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में है और गठन ये हुआ था इसका 1963 में। फिर है डेनमार्क के नए सम्राट या फिर राजा कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए सम्राट और राजा ये बने हैं फ्रेडरिक एक्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं फ्रेडरिक एक्स जो बने हैं डेनमार्क के नए राजा या फिर आप कहें सम्राट। अब देखिए, फ्रेडरिक एक्स जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। जो उनकी मदर थी, जो उनकी माँ थी मार्गरेट द्वितीय, इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जो साम्राज्ञी का पद था ये त्याग दिया था और इसके बाद ही जो है फ्रेडरिक एक्स की ताजपोशी हुई है एज अ सम्राट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की बात कर लेते हैं तो राजधानी है कोपहेगन और मुद्रा ये यहाँ पर इस्तेमाल होती है डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें आईबीआई के डिप्टी गवर्नर तो इनका नाम है माइकल देव पात्रा, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये है माइकल देव पात्रा, जिनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें आरबीआई की यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। संस्थापक है ब्रिटिश राज यानी कि ब्रिटिश राज के समय पे इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, लाई चिंग-ते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें लाई चिंग-ते की तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं ताइवान के। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं लाई चिंग-ते जो कि बने हैं तीसरी बार राष्ट्रपति, कहाँ के? ताइवान के। अब ताइवान की बात कर लेते हैं तो राजधानी है ताइपी सिटी और मुद्रा है यहाँ की न्यू ताइवान डॉलर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी थी साई इंग वेन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रहेगा। अब देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ आपके न्यूज़ में आती है, भले ही उनका कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ हो यानी कि राष्ट्रपति बने गए हो या फिर प्रधानमंत्री बने गए हो, तो उनकी कंट्रीज़ की जो है आपको कैपिटल और जो मुद्रा है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, पुस्तक से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, इस पुस्तक के लेखक है कौन? एमजे अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा तो ये दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर बी। अब पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख डाई स्काई पार्क के रूप में गौरव अर्जित करने वाला, ये एशिया में 5वें स्थान पर है और भारत का पहला है। और यह प्रतिष्ठित स्वीकृति रात्रि आकाश की पवित्रता की रक्षा करने और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक इष्टतम सेटिंग बनाने के लिए रिजर्व की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
इतना ये सभी आपके लिए भले आप इसको याद नहीं रखिएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पर है, किस टाइगर रिजर्व में है और वो टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। फिर है विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं। अभी इनकी बहन है आर वैशाली, जो भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर भी बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोनों भाई बहन ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये पहली भाई बहन की जोड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा, अभी वर्तमान में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। फिर है ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अपने करियर में पहली बार दिग्गज विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाली जो रैंकिंग आती है शतरंज खिलाड़ी की, उस पर टॉप पर पहुंच गए हैं। और इन्होंने किसे हराया है, तो अभी ना टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट हुए थे, तो उसमें इन्होंने चीन के डिंग लेरेन को हराया था। ठीक है, प्रज्ञानंद की रेटिंग की बात करें तो ये है 2748.3, वहीं बात करें विश्वनाथन आनंद की तो ये है 2748। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन ये किसने किया है। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसका नाम है अटल सेतु, तो इसका उद्घाटन किया है किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अटल सेतु पर एक अलग से पूरी कंप्लीट वीडियो विद डिटेल डिस्कशन ये हमने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा जो होलिस्टिक नॉलेज है अबाउट द टॉपिक ऑफ अटल सेतु उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उद्घाटन ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आधारशिला की बात करें इस पुल की कब रखी गई थी, तो साल 2016 में दिसंबर में इस पुल की आधारशिला रखी गई थी और वर्तमान में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है, लंबाई की बात अगर हम करें तो 21.8 किलोमीटर ये लंबा है, 6 लेन वाला ये पुल है और जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर ये है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर एक किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा प्रभा अत्रे का। ये है प्रभा अत्रे जो कि बिलोंग करती थी किराना घराने से, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। घराना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे डीप से पूछेंगे वो अगर एग्जामिनर, तो वो यही पूछ सकते हैं कि प्रभा अत्रे इनका मतलब ये किस घराने से संबंधित थी, तो ध्यान रहेगा इनका घराना ये था किराना घराने से। अब देखिए, मशहूर शास्त्रीय गायिका है प्रभा अत्रे, इनका पुणे में निधन हो गया है और ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी हुई थी। अगर हम बात करें कि प्रभा अत्रे को कुछ पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए 2022 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 1991 में नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। फिर T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के, जिनका नाम है टिम साउथी, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस देश में 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो देखिए अगर हम बात करें 90वें एशियाई शीतकालीन खेल जो कि होंगे 2025 में, तो ये कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे चाइना में, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एशियाई शीतकालीन का 9वां संस्करण चीन के हार्बिन में 28 फरवरी से लेके 9 मार्च 2025 तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और ये दूसरी बार होगा जब हार्बिन इस आयोजन की मेजबानी करेगा। देखिए, पूरा अगर हम बात करें टोटल 3 बार जो है एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है चाइना, और उसमें से 2 बार ये हो जाएगा किसके नाम, हार्बिन के नाम। कब होगी, 2025 में, संस्करण होगा इसका 9वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक सभागार जिसका नाम है अभिज्ञान ये लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है यूपी के शहर जो कि है आपका गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, इन्होंने गाजियाबाद में रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार जो है अभिज्ञान का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीक उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू स्टार्टअप और इंक्यूबेटरों के साथ अधिक सहयोग करने का आग्रह करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है।
फिर है भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो देखिए, अगर इन ऑप्शन की बात करें तो इनमें से चीता नाम का जो एक जहाज है, इसे अभी भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना ने बेसिकली 3 जहाज़ों को भी सेवा मुक्त किया है, जिसमें नाम आता है चीता का, गुलदार का और कुंभीर का। इन्हें 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो अभी फ़िलहाल जो है सेवा मुक्त किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें नौसेना प्रमुख की तो ये हैं आर हरि कुमार, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करें समुद्री अभ्यास है अयुत्या, ये हुआ है भारत और साथ ही में थाईलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, तो इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है अयुत्या, इसका आयोजन किया गया है और यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेशी निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश और साथ ही में INLCU 56 ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? तो पहली बार अलग खेल विभाग ये बनाया है बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, बिहार में स्पोर्ट्स विभाग गठन होने के बाद जितेंद्र कुमार राय को राज्य का खेल मंत्री बनाया गया। वे बिहार के खेल मंत्री होंगे और यह राज्य के 45वें सरकारी विभाग के रूप में कार्य करेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी बच्चे बिहार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिहार का एग्ज़ाम देंगे लाइक BPSC एंड ऑल, तो उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो उसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा विकसित आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए न्यू जनरेशन लिखा है, कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा आकाश NG मिसाइल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी NG का मतलब यहाँ पर न्यू जनरेशन ही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा चांदीपुर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब इसको विकसित किया है DRDO ने। तो DRDO की बात अगर हम करें तो DRDO की फुल फॉर्म ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1958 में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। फिर है, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का सीड्स अवार्ड मिला है? तो देखिए, अगर हम बात करें छावनी बोर्ड की तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग इशू हुई है, तो उसमें जो टॉपर है वो है आपका मध्य प्रदेश का महू कैंट। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयों द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं और इसमें मध्य प्रदेश की महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड ये घोषित किया गया है। टॉप 3 छावनी की बात कर लेते हैं तो महू कैंट ये मध्य प्रदेश से है, देवलाली कैंट ये महाराष्ट्र से है और अहमदाबाद कैंट ये आपका गुजरात से है। फिर किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए। और राजस्थान में अगर हम कहें कहाँ पर, तो ये हुआ है राजस्थान के बीकानेर में। तो देखिए, राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 12 से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित हुआ है और पर्यटन विभाग ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर जिले में हेरिटेज वॉक के साथ हुई है। अगला क्वेश्चन है, समान यहाँ पर समान होगा, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो इसको अपनाने वाला या फिर तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है असम। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, गोवा और उत्तराखंड के बाद असम समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, इनके द्वारा असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में आर्टिकल 44, जिसको भारतीय संविधान में कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वहाँ पर लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है माले में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो देखिए भारत और मालदीव के बीच में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में हुई है और बैठक में विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की गई है। इनमें भागीदारी बढ़ाने और जारी विकास सहयोग परियोजना को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाने पर द्विपक्षीय सहयोग शामिल है। मालदीव की बात कर लेते हैं तो अभी काफ़ी चर्चित था ये बिकॉज ऑफ लक्षद्वीप और मालदीव इशू, तो उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेक ज़रूर कीजिएगा। तो मालदीव की बात कर लेते हैं। राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रुपया और राष्ट्रपति है यहाँ के मोहम्मद मुइज्जू। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें दिव्य कला मेला 2024 तो ये हुआ है नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दिव्य कला मेला 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2024 को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। दिव्य कला मेला के माध्यम से देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के लिए उत्पाद और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। फिर एक किस शहर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो ये किया है मुंबई महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जलवायु सम्मेलन 2024 ये 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। विषय है इसका भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, यानी कि डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। उद्देश्य सरकार, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना। यह सम्मेलन ग्रीन क्लाइमेट एंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था और इसमें यूएनडीपी इंडिया ये डिलीवरी पार्टनर था। फिर किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 इसकी शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने राज्य में 60,000 गरीब परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकालने के लिए मिशन 60,000 की घोषणा की है और 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। फिर किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है आपका यूएई में, यानी कि दुबई में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आरंभ हुई है। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने किया है और 3 दिन का यह आयोजन 15 जनवरी तक चलेगा और यह आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है नेशनल हाईवे 66। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नीति आयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सदस्य हैं डॉक्टर वी के सारस्वत। इन्होंने NH-66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया है और डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी स्टील उद्यमों के कचरे को धन वृद्धि में परिवर्तित कर रही है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश में सुदृढ़ और पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करने में सहयोग कर रही है। फिर सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 14 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पूर्व सैनिकों को उनके निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान के लिए सम्मान देने और इन बहादुरों के परिजनों के प्रति एकजुटता को सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर 14 जनवरी 2024 को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस ही मनाया गया है। फिर जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया? तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन ये हुआ है बेगमपेट हवाई अड्डे पर। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नागरिक उड्डयन एवं एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम है विंग्स इंडिया आगामी 18 से 21 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा और विंग्स इंडिया का आयोजन ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से किया है। फिर इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जया जेटली। ऑप्शन नंबर ए।
फिर है भारतीय सेना दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस 2024 ये मना है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। यह भारतीय सेना के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था और इसी की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें भारतीय सेना के प्रमुख तो यह मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ऑप्शन नंबर बी। फिर है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 ये किसने जारी की है? तो देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये जारी करी है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो एक गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना इसकी हुई थी 1971 में। मुख्यालय है जेनेवा में और संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष तो ये क्लास स्वैब। WEF कुछ और प्रकाशित करता है रिपोर्टों को जिनके नाम है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक है वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। फिर है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर अभी मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार कौन सी है वो जिसने युवा निधि योजना की शुरुआत की है। तो ये है आपकी कर्नाटक सरकार। तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर नहीं है लेकिन आप ध्यान रखेंगे कर्नाटक सरकार ने इसकी शुरुआत की है। फिर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना का शुभारंभ किया है या फिर अनावरण किया है और इस पहल का उद्देश्य है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी डिग्री पूरी करने वाले स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। फिर है मुनव्वर राणा का निधन अभी हाल ही में हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मुनव्वर राणा ये थे एक शायर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर किसने 2 दिवसीय वैश्विक पतंग उत्सव का उद्घाटन किया है? तो 2 दिवसीय वैश्विक पतंग उत्सव का उद्घाटन ये किया है दिल्ली के उपराज्यपाल जिनका नाम है विजय या फिर विनय कुमार सक्सेना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना ने बानसेरा में पतंग उत्सव का उद्घाटन किया है जो सराय काले खान में यमुना नदी के किनारे शहर का पहला बांस थीम वाला पार्क है। फिर है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये शुभारंभ हुआ है आपका स्विट्जरलैंड के दावोस में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है और इस वर्ष की बैठक की थीम है रिबिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक स्विस गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना इसकी हुई थी 1971 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और अध्यक्ष है इसके बॉर्ज ब्रैंडे। फिर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति ये बेसिकली जो राजौरी पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान के आतंकवाद बढ़ाने के मंसूबे नाकाम करना मकसद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। मतलब इस मकसद से जो है भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। इसमें भारतीय सेना पीर पंजाल माउंटेन रेंज के दोनों किनारों पर आतंकवादियों का खात्मा करेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर है भारत की पहली ISO 27001 2022 प्रमाणित फर्म ये कौन सी बनी है? तो ये पहली है तो ऑफकोर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है आपकी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत की अग्रणी पेट्रोकेमिकल कंपनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये BSI यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा उद्योग में पहला ISO प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन ये बना है। फिर किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो रहा है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए
ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और हरियाणा में कहाँ पर हो रहा है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में ये हो रहा है। तो देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा राज्य में 17 जनवरी से शुरू हो गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को जश्न मनाने वाले 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है। उद्देश्य इसका वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच में जागरूकता फैलाना। फिर किस राज्य में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया गया, तो जल्लीकट्टू त्यौहार की बात करें तो ये मना है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन अमृत की बात करें, इसकी शुरुआत हुई है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगानुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। उद्देश्य इसका फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 ये कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये मना है 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की आधिकारिक घोषणा ये 15 जनवरी 2022 को ही की गई थी, जिसका उद्घाटन उसी वर्ष में हो गया था। विषय क्या है इसका, तो विषय है स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिट पोटेंशियल। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 15 जनवरी को तो इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन मनाने की शुरुआत ये हुई थी 16 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों का त्यौहार कनुमा का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो मवेशियों का त्यौहार है कनुमा, इसका जो आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, ये हुआ है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्यौहार कनुमा मनाया है। ये आंध्र प्रदेश में भी मनाते हैं और इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण आकर्षण सांडों की लड़ाई और मवेशियों पर दांव लगाना है, जिसे पशुवुला पांडुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा की शुरुआत की गई है, तो विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा की शुरुआत ये हुई है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ 76वीं धनु यात्रा उड़ीसा में शुरू हुई है और ये 25 जनवरी तक चलेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के हिस्से के रूप में 1947-48 में बारगढ़ में शुरू की गई थी और अब हर वर्ष इसको हम मनाते हैं। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं, तो दिसंबर 2023 की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये बने हैं पैट कमिंग्स पुरुष कैटेगरी में और दीप्ति शर्मा महिला कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आईसीसी की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। सहायक है ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल से और स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। और इसके जो सीईओ है जोफ एल्लार्डिस और अध्यक्ष ये हैं ग्रेग बार्कले। फिर द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है, तो पहली महिला तटस्थ यानी कि न्यूट्रल अंपायर ये बनी है सू रेडफर्न। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ यानी कि न्यूट्रल अंपायर होंगी। फिर असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो असम वैभव सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे रंजन गोगोई, जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई। इन्हें असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। एथलीट हिमा दास को असम सौरभ सम्मान से नवाजा जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। रंजन गोगोई की बात करें तो ये 46वें CGI थे और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश भी ये बने थे। फिर एक ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवेलो। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, महीनों की राजनीतिक चुनौतियों को पार कर बर्नार्डो एरेवेलो ने आधिकारिक तौर पर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।
अगर हम बात कर लेते हैं ग्वाटेमाला की, तो इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेट्ज़ल और आधिकारिक भाषा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है स्पेनिश। फिर है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है चौथा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में नज़र रखने वाली वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट में अगर हम बात करें अमेरिका की सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया गया है और दूसरे नंबर पर नाम आता है रशिया का, फिर आता है चाइना का और अपना भारत ही आता है चौथे नंबर पर। फिर यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं जियानी इन्फेंटिनो को, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, फीफा के ये अध्यक्ष हैं, तो फीफा की अगर हम बात करें स्थापना हुई थी 1904 में, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है इसके जियानी इन्फेंटिनो। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार ये मिला है लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना से पुरुष कैटेगरी में और एटाना बोनमती महिला कैटेगरी में मिला है जो कि स्पेन से है। फिर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया है? तो एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन ये किया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है और कार्यक्रम के दौरान श्री धनखड़ ने बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि कैसे उनके 4 महान सत्य आस्थांगिक मार्ग व्यक्तियों को आंतरिक शांति, करुणा और अहिंसा की ओर मार्गदर्शित करते हैं। विषय क्या है? द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। फिर जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम किया है जनरल विपिन रावत स्टेडियम, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जनरल विपिन रावत जी ये देश के पहले सीडीएस थे जिनका एक विमान क्रैश में इनकी मृत्यु ये हो गई थी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जनरल विपिन रावत जी। तो देखिए, उत्तर कश्मीर में जिला बारामूला में स्थित झेलम स्टेडियम ज़बान स्पोरा और जनरल विपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने स्टेडियम का नया नाम देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर किस राज्य सरकार ने शिक्षा उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड पहल की शुरुआत की है जिसमें व्यक्तियों और संगठनों ने अपनी पसंद के स्कूलों को अपनाने का आग्रह किया गया है। अभियान का उद्देश्य करियर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण और योग प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त या फिर विशेष कक्षाएं आयोजित करना। फिर सबसे उम्रदराज ओलंपियन और पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था अजीत सिंह गिल, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंगापुर के सबसे उम्रदराज ओलंपियन और भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर किस राज्य सरकार ने महातारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये जो 9वां संस्करण आयोजित हुआ है ये हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण पोलाची में शुरू हुआ। महोत्सव का उद्घाटन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पोलाची के अध्यक्ष जीडी गोपाल कृष्ण ने किया है। यह कार्यक्रम ग्लोबल मीडिया बॉक्स के सहयोग से तमिलनाडु पर्यटन द्वारा आयोजित किया गया है। फिर अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर स्मारक डाक टिकट और विश्व स्तर पर भगवान राम की विशेषता वाले टिकटों की एक पुस्तक का अनावरण किया है। टिकट संग्रह में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवट राज और माँ सबरी की छवियाँ शामिल हैं। 48 पन्नों की इस पुस्तिका में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया जैसे 20 से अधिक देश और साथ ही में यूएन जैसे संगठनों के द्वारा जारी टिकट शामिल किए गए हैं।
फिर है भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है जीवन बीमा निगम यानी कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। LIC की बात कर लेते हैं तो अध्यक्ष है वर्तमान में सिद्धार्थ मोहंती, संस्थापक है भारत सरकार, स्थापना हुई थी 1956 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर किसने स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन ये किया है YS जगनमोहन रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का या फिर आपके मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। इसकी ऊंचाई ज़मीन से 206 फीट है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है और यह दुनिया के टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्ति की लिस्ट में शामिल होगी। फिर किस राज्य के कच्ची खरेक खजूर को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका गुजरात का, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए गुजरात राज्य के कच्ची खरेक खजूर को GI टैग प्राप्त हुआ है और ये गुजरात का दूसरा फल है। इससे पहले गिर केसर आम को जो है वहाँ का GI टैग प्राप्त हुआ था और अब मिला है कच्ची खरेक जो कि एक खजूर है। फिर है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अगेन किया है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन नंबर बी। फिर किस राज्य में 90वें पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये किया गया है? तो ये फेस्टिवल का आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 90वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 18 से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में होगा और यह अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी समूह में संबंधित है। उद्देश्य क्या है इसका? लुप्तप्राय नेट हॉर्नबिल के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। फिर स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो ये किसने रिलीज किया रिपोर्ट? तो ये रिलीज किया DPIIT ने यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें गुजरात को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य तो ये है आपका गुजरात, कर्नाटक व केरल। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य तो ये है पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। नेतृत्व करने वाले राज्य में आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्य तो ये है बिहार और हरियाणा। उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने वाले राज्य तो ये छत्तीसगढ़ और दिल्ली। फिर असम सौरभ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम सौरभ पुरस्कार से सम्मानित होगी कौन? हिमा दास। अब असम वैभव से होंगे कौन? रंजन गोगोई। वहीं अगर हम बात करें हिमा दास की तो वो होंगी असम सौरभ से। और हिमा दास एक एथलेटिक्स हैं। इसके अलावा और 3 लोग हैं जो कि डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल हैं कला और संस्कृति में, एल्विस अली हजारिका तैराकी से और नादीराम देवरी जो कि तिवा नृत्य से हैं। फिर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बनी है? तो ये बनी है कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। दूसरे स्थान पर आती है बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार और तीसरे स्थान पर है ओमान की करेंसी ओमानी रियाल और दुनिया की जो दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है यूरो, ये आती है 9वें स्थान पर और US डॉलर ये आती है 10वें स्थान पर। फिर ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ये ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पाकिस्तान ने ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं और मार्ग बार समाचार नाम के खुफिया ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई ईरान के बलूचिस्तान में एक आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर हमले के बाद की है। फिर रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो ये बना है जियो, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो जो है वो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना हुआ है। LIC की बात करें, SBI की बात करें तो इन दोनों को बिछाड़कर ये बना है सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड। ठीक है, LIC का स्थान है 23वां अगर हम बात करें ग्लोबल 500 2024 की इस लिस्ट में और SBI का स्थान तो ये है 24वां।
फिर है नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल जिसका नाम है नमो, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? नाम है इनका JP नड्डा। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए ये पोर्टल में होगा क्या, तो ऐसे युवा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या फिर जिन्होंने अभी तक पहले कोई मतदान नहीं किया है, तो उनके लिए नमो जो ऐप है इसमें पंजीकरण ये कर सकते हैं। और इसको लॉन्च किया किसने? जो BJP पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। और ये ध्यान रखना है मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल ये मनाते हैं 25 जनवरी को। फिर दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो ये क्या है? बीटा वोल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए चीन के अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है जो चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। तो ये थे आपके टॉप 70 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए आप सभी के साथ में वीकली करंट अफेयर के तौर पर, यानी कि पूरा लास्ट एक वीक का आपका यहाँ पर रिवीजन हो गया है। अब मैं आपसे पूछूंगी टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और दूसरा है कि विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे PDF आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको पूरा 12 महीने का कंपाइलेशन मिलेगा करंट अफेयर का, और एक है हमारी पॉलिटी की PDF जिसको आप परचेज कर सकते हो जहाँ पर मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज आप हमें डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibookspdf.com। तो आज इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।